Hello students, today we discuss about the structure of DNA। आज का वीडियो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड नया टॉपिक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA और वाटसन क्रिक मॉडल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ DNA हेलिक्स। DNA अणु की द्वि कुंडलिनी संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में आज हम आप अध्ययन करेंगे। DNA आनुवांशिक पदार्थ है। DNA अणु की संरचना के संबंध में फ्रैंकलिन और विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल दिया। इरविन चारगॉफ ने रूल ऑफ इक्विवेलेंस दिया। इसी को ग्राउंड मान करके जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, 2 ग्रेट बायोलॉजिस्ट, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA को एक्सप्लेन किया और बताया कि DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से बना होता है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, DNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है कि DNA कैसा बना होता है। तो DNA आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होती है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ इंटरकनेक्ट होते जाते हैं तो एक चेन बनती है, दैट चेन आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाओं के मिलने से DNA अणु का निर्माण होता है, इसलिए इसे कहते हैं डबल हेलिक्स, dsDNA, डबल हेलिक्स मॉडल कहा गया। DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के राइट हैंडेड होती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन आप याद देंगे कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के राइट हैंडेड होती हैं, अर्थात जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है वो सेंट्रल एक्सिस के, ये सेंट्रल एक्सिस है बेटा, इस सेंट्रल एक्सिस के राइट हैंडेड होती हैं। सेंट्रल एक्सिस के राइट हैंडेड होती हैं और इस राइट हैंडेड DNA को ही हमने BDNA कहा है। BDNA राइट हैंडेड होती हैं और एक हेलिक्स का जो घुमाव होता है वो एक हेलिक्स का घुमाव 180 डिग्री पर कंप्लीट होता है। ध्यान देंगे कि DNA हेलिक्स का एक टर्न कंप्लीट होता है, 1 टर्न या एक पिच की या एक कुंडल की ऐंठन जो है वो कंप्लीट होती है 160 डिग्री पर, और इस 180 डिग्री पर 1 हेलिक्स की टर्निंग कंप्लीट होती है, अर्थात राइट हैंडेड कुंडलित होता है। और एक कुंडल की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, वो आपको ध्यान देना है कि एक लेंथ की, एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। DNA हेलिक्स में एक कुंडल की लंबाई, एक पिच की लंबाई या आप कहोगे एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, या आप कहोगे 3.4 नैनोमीटर होता है। और इस 34 एंगस्ट्रॉम के पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं, 10 जोड़ी नाइट्रोजिनस बेस पेयर होते हैं। अब नाइट्रोजिनस बेस पेयर एक दूसरे से, दोनों जो हेलिक्स हैं, ध्यान देंगे, दोनों हेलिक्स को बनाने के लिए आप इस डायग्राम को देखेंगे कि फास्फेट, शुगर, फास्फेट, शुगर, फास्फेट, दो शुगर और फास्फेट की चेन बनती हैं, और ये शुगर और फास्फेट की चेन जो होती हैं ये बैकबोन बनाती हैं, अर्थात आधार बनाती हैं। DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है,
जिसका बैकबोन जो है वो ऑलवेज आप याद रखोगे शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं। एक बैकबोन लेफ्ट साइड हो गया, एक बैकबोन राइट साइड हो गया, और दोनों शुगर फास्फेट की बैकबोन के बीच नाइट्रोजनस बेस पेयर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और कनेक्ट कैसे होंगे, आप इस बात को ध्यान देंगे कि एक साइड में बेस पेयर प्यूरीन बेस पेयर एडेनिन होगा, तो इसका कंप्लीमेंट्री जो होगा वो पायरिमिडीन बेस पेयर थाइमिन होगा। तो आप कहोगे कि एडेनिन ऑलवेज कनेक्ट टू थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन कनेक्ट टू साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, या आप कहोगे कि थाइमिन कनेक्ट टू एडेनिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन कनेक्ट टू ग्वानिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। आप ये मानोगे कि प्यूरीन और पायरिमिडीन बेस पेयर के बीच ही पेयरिंग होती है, अर्थात आपको पता है कि एडेनिन प्यूरीन बेस है, थाइमिन पायरिमिडीन बेस है। तो ये याद रखना है आपको कि प्यूरीन पायरिमिडीन के साथ बेस पेयर बनाता है, इस प्रकार ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड थाइमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसलिए एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच समान दूरी बनी रहती है। बेटा आप याद रखोगे, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच समान दूरी बनी रहती है, क्योंकि एक प्यूरीन बेस दूसरे पायरिमिडीन के साथ कनेक्ट होता है, सो दैट इनके बीच बराबर दूरी बनी रहती है। इस प्रकार एक कुंडल में, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर हैं, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया कि दो क्षारों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप बताओगे कि 3.4 एंगस्ट्रॉम एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी होती है। और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं और उनकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यह भी आपको याद रखना है कि 20 एंगस्ट्रॉम होता है दोनों हेलिक्स का जो रेडियस होता है, और एक का 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो दोनों का 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब जो ये कुंडलन होता है, इसको ध्यान देना है आपको कि डीएनए हेलिक्स में जो कुंडलन होता है, इस कुंडलन में जो ग्रुप, गहरे ग्रुप बनते हैं, उन गहरे ग्रुप को आप कहते हो मेजर ग्रुप, और जो हल्के होते हैं उन्हें आप कहते हो माइनर ग्रुप। तो डीएनए के एक पिच में 2 ग्रुप होंगे, याद रखना है आपको। एक ग्रुप कहलाएगा माइनर ग्रुप जो 12 एंगस्ट्रॉम लेंथ का होता है, और मेजर ग्रुप जो होता है वो 22 एंगस्ट्रॉम का होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इस प्रकार एक पिच के बीच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, अब ध्यान देना है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। अभिप्राय हुआ कि अगर एक तरफ कार्बन 5 कार्बन हाइड्रोक्सिल से जुड़ा है तो उसका दूसरा सिरा 3 कार्बन होगा, उसके सामने दूसरे न्यूक्लियोटाइड चेन में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 3 कार्बन से बिगनिंग होगी और अंतिम सिरे पर 5 कार्बन होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि ये 3 कार्बन है तो ये 5 कार्बन है, और ये 5 कार्बन है तो ये 3 कार्बन है, अर्थात दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे इनकी जो पोलैरिटी होती है वो मेंटेन होती है, और एक क्षार दूसरे क्षार के ऊपर स्थिर रहता है। इससे डीएनए
मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, अस्थायित्व मिलता है। और अब इस बात को भी ध्यान देंगे कि अगर हमें एक डीएनए का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बेस पेयर पता है, सपोज बेस पेयर एक चेन का हमें पता है, तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री चेन को पता कर सकते हैं। एक श्रृंखला का बेस पेयर अगर पता है तो हम दूसरी श्रृंखला का भी बेस पेयर पता कर सकते हैं। जैसे एक श्रृंखला में ए है, एडेनिन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन होगा। थाइमिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन होगा। ग्वाइनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होगा। इस प्रकार डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो टेम्पलेट का भी काम करते हैं, सांचे का भी काम करते हैं, जिससे डीएनए दुगुणन के समय एक स्ट्रैंड अपने कॉम्प्लीमेंट्री को डेवलप कर लेता है और दूसरा स्ट्रैंड अपने कॉम्प्लीमेंट्री को डेवलप कर लेता है। इससे एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। यह भी डीएनए की एक बड़ी विशेषता होती है कि एक स्ट्रैंड के बेस पेयर अगर हमें पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड के बेस पेयर को बना सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर जो डबल हेलिक्स मॉडल का है, वाटसन क्रिक मॉडल का है, कि डीएनए कॉन्सिस्ट बाय 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, शुगर फॉस्फेट इनके बैकबोन बनाते हैं, आधार बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन राइट हैंडेड होती है, दैट इज अ बी डीएनए। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल मीन्स आपको बताया गया कि 3 कार्बन का हाइड्रोक्सिल फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो दूसरी तरफ उसकी इंडिंग होगी तो 5 कार्बन से होगा, और दूसरा उसके सामने 5 कार्बन से है तो उसके इंडिंग होगा तो 3 कार्बन से होगा। अर्थात आमने सामने सेम कार्बन पोजीशन नहीं होगी, उनके अपोजिट पोल सिमिलर होंगे। सो एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समांतर होते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन प्रति समांतर होती है एक दूसरे के साथ। बोथ स्ट्रैंड लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जो एक सीढ़ी के डंडे की जैसी संरचना बनाते हैं। एक साइड अगर एडेनिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है, ग्वाइनिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होता है। अर्थात प्यूरिन बेस पाइरिमिडीन के साथ बेस पेयर बनाता है। इससे दोनों बेस पेयर के बीच की दूरी सदैव समान बनी रहती है। अर्थात एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक हेलिक्स में डीएनए का एक हेलिक्स 180 डिग्री के टर्निंग पर कंप्लीट होता है, जिसमें 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पाई जाती है। और इस 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी में 10 जोड़ी बेस पेयर होते हैं और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो स्ट्रैंड हैं उनकी बीच का जो रेडियस है, उनकी जो विड्थ है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया गया। वाटसन और क्रिक के द्वारा ये बताए गए डीएनए स्ट्रक्चर के लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय दिस स्ट्रक्चर डीएनए का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया। इसके बाद किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं आया कि डीएनए कैसे बना होता। तो बेसिकली आप जानोगे कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। दोनों चेन एक दूसरे के साथ राइट हैंडेड होती हैं, दैट इज अ बी डीएनए। एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम पर कंप्लीट होता है, 10 बेस पेयर रखता है एक दूसरे से। एक बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन होते हैं जो इसका प्राधार बनाते हैं। इस प्रकार डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कंप्लीट होता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड
रेप्लिकेशन के समय टेम्पलेट का काम करते हैं और वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री को डेवलप कर लेते हैं, अर्थात एक स्ट्रैंड के अगर हमें बेस पेयर पता है तो उनके साथ उनकी पेयरिंग किस बेस पेयर के साथ होगी ये हम इजीली बता सकते हैं। तो इनके बीच दो ग्रुप भी होते हैं, एक माइनर ग्रुप होता है जो 12 एंगस्ट्रॉम का होता है और एक मेजर ग्रुप होता है जो 22 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कंप्लीट होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप इस टॉपिक को इजीली समझ चुके होंगे और इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे कंपटीशन के लिए और हमारे जो बोर्ड के एग्जाम है उसके लिए बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको लाभ देगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।